जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, वह भी लुसेंट के अपडेटेड बुक से। अपडेटेड बुक कब आया है? 13वां संस्करण 2020 का है। ये 13वां संस्करण 2020 का है अपडेटेड बुक। ठीक है, तो इसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। और दक्षिण में समुद्र कौन सा है बताइए? हिंद महासागर। और भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया ये बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, यह चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहा गया। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में जो है म्यांमार के पास अराकाम पर्वत है, और पश्चिम में जो है वह है अफगानिस्तान के पास हिंदू कुश पर्वत। यानी भारत जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे कहा गया उपमहाद्वीप। चलिए दोस्तों, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहाँ कहा गया है? महाकाव्य में। महाकाव्य कौन है? रामायण महाभारत। और पुराण में भारतवर्ष कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? भरतों का देश, भरतों का देश। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ के निवासियों को भारती का मतलब क्या होता है? भरत की संतान। भरत कौन थे ये बताइए। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, एक प्राचीन कबीला था, तो वो कबीले का नाम था भरत। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, अर्थात जम्बू का क्या मतलब होता है? जामुन, यानी वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप, यानी कि वृक्षों का द्वीप। जामुन क्या है? वृक्ष है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे। ईरानी लोग इसको किस नदी से जोड़ते थे? सिंधु नदी। जब उस समय भारत पाकिस्तान सब साथ में थे, तो पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी। तो प्राचीन ईरानी जो थे हमारे देश को सिंधु नदी से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। देखिए दोस्तों, ईरानी लोग जो है ना, वो स को ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ह। तो सिंधु न कहकर क्या पढ़ते थे? हिंदू। तो ईरानी लोग क्या पढ़ते थे? सिंधु नदी से जोड़ते थे, और सिंधु न कहकर क्या कहते थे? हिंदू। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, यानी कि भारत के जो भी पश्चिम में थे, इराक, ईरान, ये सब जो है, ये सब पूरा पश्चिम में फैल गया कि चलो हिंदू चलते हैं, हिंदू देश, यानी सिंधु वाले देश। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे। यूनानी क्या कहते थे? इंदे। यूनानी क्या कहते थे? इंदे। और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब क्या कहते थे? हिंद। यानी जो ईरानी थे वो कहते थे हिंदू, यूनानी कहते थे इंदे, और अरब कहते थे हिंद। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। हिंदू क्या है? फारसी शब्द है। तो फारसी शब्द हिंदू से क्या बना है दोस्तों? हिंदुस्तान। यूनानी भाषा के जो यूनानी लोग कहते थे इसको इंदे, तो इंदे के आधार पर अंग्रेज जब आए यहाँ तो उसको कहने लगे इंडिया। इंदे से क्या बना? इंडिया। पहले यूनानी कहते थे इंदे, और उससे अंग्रेज कहने लगे इंडिया। चलिए दोस्तों, पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो क्या है? इसके बीचों से विंध्य पर्वतमाला है ना, विंध्य पर्वतमाला ट्रिक है, बीच से विंध्य पर्वतमाला। भारत के बीच से कौन सा पर्वतमाला है? विंध्य पर्वतमाला। तो विंध्य जो है क्या है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, यानी विंध्य पर्वतमाला से नीचे दक्षिण भारत और ऊपर उत्तर भारत। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले को की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवारों की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कि उत्तर में क्या है? इंडो यूरोपीय। क्या हुआ कि ज़्यादा करके यूरोपीय कंपनी कहाँ ज़्यादा एक्टिव रही?
उत्तर में, तो इसको बोला गया इंडो यूरोपीय। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार, दक्षिण द से दक्षिण, द से द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। यानी जो संपूर्ण भारत जो बना है, वो कहा गया है कि भारत जो है विविधताओं में एकता का देश है। यानी बहुत विविधताएं हैं भारत में, और ये भी कई नस्लों के लोगों से मिलकर बने हैं भारत। कौन कौन है देखते हैं दोस्तों। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलिया से समझ लीजिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। पैलियो मेडिटेरेनियन। उसके बाद है काकेसाइड, काकेसस पर्वत था उधर, काकेसाइड हो गया। निग्रोयड, मंगोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मंगोलाइड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्या हुआ कि इतिहास को बांटने के लिए कोई कहा था एक काम करो, प्राचीन भारत में हिंदू है तो कह लो कि हिंदू कालीन, फिर मध्यकालीन भारत में मुस्लिम है तो मुस्लिम कालीन, और फिर अंग्रेज आ गया तो कह दो कि अंग्रेज वाला। लेकिन ये अच्छा उचित बंटवारा नहीं था ना, ये तो सांप्रदायिक बंटवारा था। तो अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया, यह काम कीजिए, जो प्राचीन है उसको कहिए प्राचीन भारत, जो बीच में होगा उसके कहिए मध्यकालीन भारत, और जो नया बन गए आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है, जर्मन इतिहासकार, क्या नाम है इसका, क्रिस्टोफ सेलियरिस। चलो इसको सैलरी दे देते हैं, बहुत अच्छा से बांटा है, बांटने का प्रयास किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो सबसे पहले प्रयास कौन किया, जर्मन इतिहासकार, क्या नाम था, क्रिस्टोफ सेलियरिस, 1638 से 1707 एडी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग का स्टार्ट होता है प्राचीन भारत दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम ये जानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास क्या स्रोत है। मान लीजिए कि जो इतिहास लिखा हुआ है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ था जो हम लिखा हुआ ही नहीं है, न लिखा हुआ है न पढ़ पा रहे हैं, ऐसा भी बहुत सारा था। तो क्या करेंगे, उसको कुछ स्रोत से पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है, कुछ जो है पूरा तत्व है उससे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। वो 4 स्रोत क्या है, धर्म ग्रंथ। क्या हुआ दोस्तों, शुरू में जो है ना, किसी भी देश में ज़्यादा करके धर्म ग्रंथ ही लिखे गए। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब तो बाद में आया ना, शुरू में धर्म ग्रंथ ही लिखे गए थे, तो इसीलिए धर्म ग्रंथ को अध्ययन के स्रोत बनाया गया। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए। विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, विदेशी जो भी आए उसका विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, सबको मिला करके 4 जो है मुख्यतः स्रोत मिला। कौन कौन, धर्म ग्रंथ, एक धर्म वाला हो गया धर्म ग्रंथ, जो धर्म से रिलेटेड नहीं था उसको बोला गया ऐतिहासिक ग्रंथ, जो विदेशी आए वो लिखे तो विदेशियों का विवरण, और पुरातत्व जो खुदाई से मिला वो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। आगे चलते हैं दोस्तों। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है दोस्तों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। यानी कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, ऐसा माना गया है इसमें, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। लोग केवल वेद व्यास बोल देते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। तो इनका संकलन करता, यानी कि अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं वेद की रचना किसने की, तो बोलते हैं कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, लेकिन ये रचना करता है नहीं। कहा गया कि वेद जो है वह देवताओं द्वारा लिखी गई है, वेद देवताओं द्वारा लिखी गई है। तो ये कृष्णद्वैपायन वेद व्यास क्या है, तो ये संकलन करता है, उसको इकट्ठा किए, ठीक है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। जोगी जी बोलते रहते हैं ना, हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम है, यानी सभी देश जो है पूरा विश्व के लोग हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, यह धरती हमारी माता है और सभी हमारे सगे संबंधी हैं। तो ये कहाँ लिखा गया है, ऋग्वेद में। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुष मानती है, बोले थे ना, वेद जो है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास तो इसका संकलन करता थे, और भारतीय परंपरा में क्या माना गया है,
वेद जो है वह परुष है, यानी कोई आदमी नहीं लिखा है इसको भगवान सिर्फ देवता लिखे हैं। ऋग्वेद, वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। इन वेदों को संहिता भी कहा जाता है। इन 4 वेद को क्या कहा जाता है? संहिता। अगर चारों वेद को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? संहिता। सब में समाया हुआ है संहिता। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ऋग्वेद का सफर। ऋग्वेद में है क्या? तो ऋचा है, एक तरह से मानिए कविता टाइप का। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाएँ हैं तो उसके क्रमबद्ध किया गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितना मंडल है बताइए? 10 मंडल है, यानी 10 को मान लीजिए चैप्टर है इसमें, और उसमें 1028 सूक्त दिया गया है। बालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित, एगो एक स्पेशल है बालखिल पाठ, उसका 11 सूक्त है, उसके सहित कुल कितना सूक्त है? 1028। 10 लिखिए ना, 10 में 28 जोड़ दीजिए, 1028 सूक्त। एवं ऋचा, मेन रूप से पूछ सकता है ऋचा, तो इसमें भी पहला 10 लगा हुआ है, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे होत्री। क्या नाम था? होत्री। ऋग्वेद जो पढ़ते थे ऋषि, उनका नाम क्या था? होत्री। ऋग्वेद तो कहते सबसे ऋग्वेद पुराना है, तो कहते ऋग्वेद है कि नहीं है? है, होत्री। ऋग मान लीजिए होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, यानी आर्य कैसे शासन करते थे, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋचाएँ लिखी गई है उससे आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के आर्य जो लोग कैसे शासन करते थे, और ऋचाएँ ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रा मंडल में, याद रखिएगा, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब ये बताइए कि इसको याद कैसे करेंगे? 3रा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3रा मंडल में सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता को सावित्री भी बोलते हैं ना, तो सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए, सूर्य यानी सन, सन में कितना अक्षर है? 3 अक्षर, SUN। तो 3रा मंडल में क्या है? सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्स्य तस्सवितुर्वरेण्यम। चलिए दोस्तों, और 9वां मंडल में क्या है? सोम है। 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वां मंडल में कौन है? सोम। ठीक है, तो सोम से सोन याद कर लीजिए। सोन मतलब 9वां। सोम का उल्लेख कितना में है? 9वां मंडल में है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो हाथ से लिखा गया ऋचाएँ, उसको क्या कहते हैं? खील। 8वां मंडल में क्या है? खील है, जो कि हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। जैसे मान लीजिए ये 8 लिख दिए ना, तो जैसे घाव से खील निकलता है, ऐसा ही नहीं निकलता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या करते हैं? खील कहते हैं। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। याद रखिएगा, सबसे लास्ट जो है 10वां मंडल है, और उसी में वर्णन है कि 4 वर्ण का। यहाँ याद रखिएगा, ये जाति नहीं है, वर्ण है। वर्ण और जाति में अंतर होता है। क्या होता है? 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी कहा गया कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का, जांग से वैश्य का, और चरण से शूद्र उत्पन्न हुए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आइए दोस्तों, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। यानी गाय जो है ऋग्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट था। समझिए कि गाय ही असली धन था। गाय की रक्षा के लिए सैनिक रखे जाते थे, मतलब कि गाय के लिए लड़ाई हो जाता था। ठीक है ना, तो जो गाय को अगर हानि पहुंचाया या फिर क्षति पहुंचाया तो उसको मृत्युदंड तक मिल जाता था। तो याद रखिएगा, अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, जिसको कोई मारा ना जा सके। गाय को नहीं मारना है, मारिएगा तो मृत्युदंड तक मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र जो है वो 4 प्रमुख जाति के क्या स्थिति था, क्या व्यवसाय था, क्या दायित्व था और क्या कर्तव्य था।
उसका क्या विशेषाधिकार है, किस जाति का क्या विशेषाधिकार है, इसमें अंतर करता है। चलिए समझ लेते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। देखिए जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, ये 0 लेते हैं, 0 से इधर जब भी जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 होता है ना, और इससे इधर चल जाते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है, -1 -2 -3। तो इधर चल जाइए तो ये AD हो गया, एनो डोमिनी, और इधर हो जाएगा BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी पूर्व कहा जाता है BC, और ईसा मसीह के जन्म के बाद AD, एनो डोमिनी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित हम लोग का जो यूज करते हैं कैलेंडर वो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी इसको कहते हैं। जैसे भारत जो है यूज करता है कौन, शक संवत, तो अंग्रेज लोग यूज करते थे ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो वही हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रचलित हो गया है। ईसाई धर्मगुरु, अंग्रेज के धर्म क्या है, ईसाई, तो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर, जो कि कल्पित है, कल्पना किया गया है, पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्म पर आधारित है, ईसाई धर्म पर, ईसा मसीह के। लेकिन भारत क्या मानता है, ये शक संवत मानता है, जिसका प्रथम महीना चैत होता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ऐसे है ना। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया, बताए थे ना, जैसे मैथ में माइनस होता है वैसे ही इसको क्या कहा गया, BC, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, -1 -2 -3 कैसे करते हैं, वैसे ही 1 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, ऐसे करके। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि 0 से 563 ईसा पूर्व, 563 वर्ष पीछे चल जाइए, एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, तो 563 वर्ष पहले वो पहले हो जाएगा, और 483 वर्ष पहले यानी कि बाद में कौन हो जाएगा, 483 हो जाएगा, यानी उल्टा हो गया ना। सिंपल सा देख सकते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ रखिएगा -1 -2 -3, तो -3 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा, उल्टा हो गया ना। अब इसमें अब कहा गया कि 563 जो है, 563 क्या है, वो पहले आया और 483 बाद में आएगा, क्योंकि माइनस में है, तो माइनस में क्या होगा, उल्टा होता है। यानी जब आप ईसा पूर्व पढ़ रहे होते हैं तो आप उल्टा पढ़िएगा, ज़्यादा वाला पहले, यानी ज़्यादा तो नहीं है, ऐसे निगेटिव में ज़्यादा कर्जा जो होता है वो छोटा होता है और कम कर्जा बड़ा होता है। सो 563 ईसा पूर्व का मतलब -563 ईस्वी, -563 हो जाएगा, और -483, तो छोटा कौन होगा, -563, और उससे बड़ा होगा 483, -483 है। BC का मतलब 0 से उतना वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 में मृत्यु हो गया। इसे क्वेश्चन भी बन गया कि 563 में जन्म, 483 में मृत्यु हो गया, 80 वर्ष जिए थे। कितना वर्ष, और 80 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब जानिए ईस्वी सन किसको बोलते हैं। तो ईसा मसीह जन्म तिथि से, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ईस्वी तो ईसा मसीह, ईस्वी तो ईसा मसीह, ऐसे कर लीजिए। इसके संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, 2 शब्द याद रखिएगा। एडी का मतलब एनो डोमिनी और बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट भी कह सकते हैं। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। चलिए दोस्तों एक नया टॉपिक में चलते हैं। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है उसी में कहा गया है भगवान विष्णु के वामना अवतार का वर्णन है। जानते हैं सब लोग कहानी। राजा बलि थे, भगवान कृष्ण जो है एक छोटा रूप धारण किए और बलि को कहे कि हमको दान दो। तो कितना दान चाहिए, तो 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग मात्र। तो कहे कि 2 पग में, 1 पग में धरती नाप लिए, 1 पग में आकाश नाप लिए, और बोले कि ये बलि, बोलो राजा बलि हम तीसरा पग कहाँ रखे, तो तुम्हारे सिर पर। वो बोले कि प्रभु आप हमारे सिर पर रखिए और तीसरा पग पूरा कीजिए। राजा बलि कभी भी दान देने में जो एक्सेप्ट कर लिया उससे पीछे नहीं हटते हैं, और उसको तीसरा पग रखे। राजा बलि की मृत्यु हो गई, वह पाताल लोक चले गए। तो इसी वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, याद रखिएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना है, याद रखिएगा। इंद्र भगवान बहुत गुस्सा करते हैं, तुरंत गुस्साते हैं, तो इसलिए इनको दिया गया 250। कितना दिया गया, 250। और अग्नि तो अपने आग है,
तो अग्नि के लिए दिया गया 200, याद रखिएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य में। अब चलिए दोस्तों अगला वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। कई बार आता है क्वेश्चन कि बलि के समय अनुपालन, बलि के समय क्या क्या नियम पालन करना है? यजुर्वेद। याद कैसे करेंगे? तो देखिए, जब जानवर के बलि देते हैं, ठीक है ना, तो वो भगवान से अर्जी करते हैं, भगवान हमको बचा लीजिए, तो इसलिए कहते हैं अर्जी से यजुर याद कर लीजिए। बलि के समय जो भी मंत्र होता है सस्वर पाठ, ठीक है ना, तो उसको किस में रखा गया? यजुर्वेद में। इसके पाठकर्ता को कहते हैं अधर्व्यू। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? होत्री। यजुर्वेद में अधर्व्यू। तो ऐसे ट्रिक मान लीजिए कि यजुर्वेद में बलि है तो कहते हैं अधर्मी लोग जो है बलि देते हैं, अधर्व्यू। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है। इसमें यज्ञ होता है, जानबे करते यज्ञ होता था पहले, तो उसमें बलि भी पड़ता था ना, यज्ञ के नियम का संकलन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, कैसे कैसे मंत्र पढ़ के बलि देना है। यह एक ऐसा वेद है, याद रखिएगा, गद्य और पद दोनों में है, गद्य और पद में। गद्य मतलब हो गया कहानी और पद मतलब कविता फॉर्मेट में, चौपाई टाइप के। गद्य मतलब कहानी, यानी गद्य और पद दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, सामवेद। साम का मतलब होता है गाना। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यानी जब यज्ञ होगा तो और सब में था कि मंत्र था, लेकिन इसमें क्या है कि गाना बना दिया। साम मतलब क्या होता है? गाना, गान। यानी ऋचाओं को जो है ना, मंत्रों को गाना बना दिया ताकि लोग को आसानी से याद हो जाए, मनोरंजक लगे, ठीक है ना। तो गाना जब सुनते हैं तो कितना मज़ा आता है। म्यूजिक मतलब मैजिक। कहा जाता है कि म्यूजिक में ही मैजिक है। म्यूजिक में क्या है? मैजिक है, ठीक है। तो ये गाना यज्ञ के अवसर पर मंत्रों को गाना बना दिया। इस वेद के पाठकर्ता को कहते हैं उदात्री। उदात्री। अब देखिए, साम वेद मतलब क्या होता है? गाना होता है, गाना वाला। उदात्री, उदात्री जो उदार लोग होते हैं वो बड़ी प्यार से गाना सुनते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद से उठाया गया है और उसको गाना बना दिया। अब गाना बना दिया तो भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा गया। श्याम सुंदर के गाना गाइए, सामवेद। और भारतीय संगीत का जनक कौन हो गए? सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। जो यजुर्वेद है और सामवेद है उसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना जो है, विशिष्ट ऐतिहासिक घटना, उसका वर्णन नहीं है। सामवेद में संगीते है, यजुर्वेद में बलि के समय जो भी मंत्र है वो है। अब चलिए दोस्तों चौथा वेद और अंतिम वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। पद जानते हैं ना, गद्य मत और पद। गद्य होता है कहानी, पद होता है कविता। इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। वाह, इसके कुछ मंत्र तो इतना प्राचीन है कि ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीन है। एगो याद रखिए, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। बताइए, यहीं से शुरू हो गया कन्याओं का अथी। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्या जन्म ले लिया तो समझिए खराब बात है। अब बताइए, यानी कन्याओं का स्थिति गिर गया अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सब चीज़ अच्छा था। प्रकृति के लोग पूजा करते थे, पीपल का पूजा करते थे, जो भी जिससे लाभ वही भगवान। विश्वकर्मा जी हैं तो इंद्र भगवान हैं, जिससे लाभ वही भगवान, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन अथर्ववेद में थोड़ा स्थिति गिरा और कहें कि कन्याओं के जन्म की निंदा करने लगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक देख लीजिए इधर पुराण वाला, विष्णु पुराण मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश कैसे याद होगा? विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। देखिए वायु जो है हमको पता चलता है, देखने में नहीं ना पता चलता है, तो वायु जो है गुप्त है। मत्स्य माने मछली, जब मछली हम जाते हैं अथी करने तो क्या होता है, अंदर जो है पानी के अंदर जाना पड़ता है तो अंधेरा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मछली वाला आंध्र सातवाहन। एगो वाहन ले लीजिए नाव और चल जाइए मछली पकड़ने अंधेरे में। और विष्णु जी मौर्य है ना, विष्णुगुप्त थे ना, मौर्य वंश को जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। तो आप याद रखिए विष्णु पुराण के मौर्य वंश, पुराण और संबंधित वंश याद हो गया ना। विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णुगुप्त जो थे ना मौर्य वंश को उत्थान किए थे, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश। मछली पकड़ना है तो वाहन ले लीजिए,
नाव ले लीजिए और चल जाइए अंधेरे में। और वायु जो है गुप्त है तो गुप्त वंश। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद में क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। यानी ज़्यादा करके अंधविश्वास मिलता है इसमें। कैसे भाई? तो जैसे आपको इसमें मिल जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन सा सूक्त? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है। ना कहता है कि हम इसका प्रतिनिधि हैं। इसमें क्या है? मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, घर कैसे बनेगा, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, ठीक है ना, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मय आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना, देखिए है ना, जादू टोना। अब अंधविश्वास इसलिए कहा गया कि जादू टोना है, इसमें जादू टोना है, साप है, वशीकरण। नहीं कहता कि आज के लोग में कहते हैं कि बस में हम कर लेते हैं, एकदम मोह, एकदम जो है ना हम अथी कर लेते हैं, उसको सम्मोहित करके बस में कर लेते हैं, जादू टोना करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ऋग्वेद में क्या है? जादू टोना है, वशीकरण है, ठीक है ना, विवाह तथा प्रणय गीत है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित जो थे ना, उनको कुरु का राजा कहा गया। कुरु समझ रहे हैं ना, ये कुरुक्षेत्र ना बोला जाता है। कुरु, कुरु में क्या आते? कौरव आते थे, पांडव आते थे। कुरु अगर कह देते तो कौरव पांडव दोनों आते हैं। ऐसे मेन रूप से कौरव समझते थे कि हम ही कुरु के अथी हैं। तो अथर्ववेद में क्या हुआ? परीक्षित को क्या कहा गया? कुरुओं का राजा। तथा कुरु जो है देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। महाभारत में सुने हैं कुरु का, कौरव। तो कुरु कह देगा तो दोनों आता है। इसीलिए कृष्ण जी बोले थे कि तुम कुरु को बोले है ना, तो कुरु में तो कौरव पांडव दोनों आते हैं। तो परीक्षित को क्या कहा गया? कुरुओं का राजा। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति यानी भगवान ब्रह्मा। प्रजापति की 2 पुत्री कौन है? सभा और समिति। सभा और समिति जैसे ना होता है, आज भी सभा लगता है, इसी से समझिए कि सभा आ गया, लोकसभा, राज्यसभा। तो पहले सभा लगता था और समिति हो गया स्पेशल लोग के। नहीं होता है कोई समिति बनाते हैं हम लोग तो मेन आदमी रखते हैं, और सभा हो गया, सभा सभी लोग आ सकते हैं सभा में। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। और सबसे बाद में अथर्ववेद आया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग। वेद कितने थे? 4। और उसको समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा से, थोड़ा मतलब आसान भाषा में करने के लिए 6 गो वेदांग बनाया गया। वेदे से वेदांग बनाया है, ताकि उससे भी पढ़ लीजिए। संक्षिप्त रामायण कैसे हो गया, उसी वेद का ही वेदांग बना 6 गो। देखिए वेदांग है 6 गो। शिक्षा ज्योतिष कल्प, शिक्षा ज्योतिष कल्प, व्याकरण निरुक्त छंद। शिक्षा ज्योतिष कल्प, व्याकरण निरुक्त छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अगर आपको भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध तरीके से अगर पढ़ना है तो चल जाइए पुराण में। पुराण में बहुत अच्छा विवरण मिलता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का। नहीं होता है विष्णु पुराण, शिव पुराण, पढ़ते रहिए। पूरा राजाओं के मतलब वंशावली मिलेगा, देवताओं का कौन कैसे मतलब गणेश जी का जन्म हुआ, शिव पुराण में जाके पढ़िए कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, कैसे उनका सिर कटा, ठीक है ना। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराण में। और पुराण का रचयिता है लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा। पुराण है कितने? 18 है। इसमें से 5 जो है वो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और ब्राह्मण पुराण। इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है ना। जिसमें 3 को बता दिए थे, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण वायु गुप्त है तो गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, बताए थे ना। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ऐसे भी कृष्ण जी का सबसे पहला अवतार क्या है? विष्णु का सबसे पहला अवतार मछली का अवतार है। तो याद रखिए मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है।
अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोक बना के लिखा गया है। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये थोड़ा सा अच्छा था। स्त्री शूद्र जो है जिनको वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, वे पुराण सुन सकते थे, पढ़ तो नहीं सकते थे लेकिन कम से कम सुनने का उनको इजाज़त था। पुराणों का पाठ पुजारी जो है मंदिरों में किया करते थे, पुराण का पाठ पुजारी जो है मंदिर में किया करते थे, और स्त्री शूद्र जो है जा कर के बाहर बैठ जाइए और सुनिए आराम से पुराण, ठीक है ना, उनको अनुमति था सुनने का। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। बताइए कितना खराब बात है। स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष, जैसे जुआ पहला शराब दूसरा, जैसे कहता है ना कि जुआ मत खेलो बर्बाद हो जाओगे, शराब मत पियो किडनी खराब हो जाएगा जान से जाओगे, वैसे ही तीसरा दोष क्या बताया गया था, स्त्री। बताइए स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता, याद कैसे कीजिएगा। मैत्रेयनी मतलब माताओं का, मैत्रेयनी मतलब माताओं का, इन माताओं का सबसे खराब स्थिति कब बना, मैत्रेयनी संहिता में। कहा गया कि पहला जुआ सब बर्बाद हो जाता है, शराब से भी बर्बाद हो जाता है, तीसरा हो गया स्त्री। कहा गया मैत्रेयनी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, बहुत मस्त है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया, स्त्री जो है ना पुरुष का अर्धांगिनी है, अर्धा अंग है। जैसे शिव में देखे होंगे अर्धनारीश्वर, शिव का देखे ना शिवर पार्वती का अर्धनारीश्वर, वैसे ही शतपथ ब्राह्मण में, ब्राह्मण जो सत के पथ पर है वो क्या कहते हैं स्त्री को, पुरुष की अर्धांगिनी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम समझ रहे हैं ना, नहीं कहता है कि सबसे बच्चा है तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य थोड़ा बड़ा हुआ शादी विवाह हुआ तो गृहस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, गृहस्थ है ना, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, फिर और जब शादी ब्याह होकर के थोड़ा और अच्छा प्रौढ़ावस्था में आया तो वानप्रस्थ, और जब अंतिम समय आया तो क्या करना है, संन्यास। यानी 4 आश्रम का वर्णन है। कहाँ पर, जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद में 4 गो आश्रम का वर्णन है। 4 आश्रम समझ गए ना। बच्चा है तो ब्रह्मचर्य जीवन जिए, यानी कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखिए। उसके बाद शादी ब्याह हुआ गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, उसके बाद संन्यास। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। मनुष्य यानी मनु यानी मनुष्य, याद कर लीजिए, सबसे प्राचीन मनुष्य, मनुस्मृति वाला। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगर स्मृति ग्रंथ में कहा जाए कि सबसे प्रमाणिक और कौन है और सबसे प्राचीन कौन है, तो मनुस्मृति। यही मनुस्मृति में उल्टा पुल्टा लिखा गया था, ठीक है ना। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। अब बताइए आपको ये कैसे नहीं याद होगा, नारद जी सारा गुप्त बात सबको बताते थे ना। समझिए कि उस समय के ना ये अति थे, मैसेंजर थे, इधर से उधर सब गुप्त बात जो है नारद जी बताते हैं। ट्रिक बना लीजिए कि नारद जी जो है सब देवता के यहाँ कहीं पहुँच जाते हैं, ब्रह्मा का पुत्र हूँ नारद मेरा नाम, इधर उधर घूमना यही है मेरा काम। और नारद स्मृति गुप्त बात बताते हैं, यानी गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है नारद स्मृति। ठीक हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णन है। जातक कथा सुने होंगे ना, तो उसमें क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है कि बुद्ध को भगवान माना गया और उनका पूर्व जन्म का कहानी लिखा गया जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध जब मरे तो उनका जो है ना मानने वाला 2 प्रकार के हो गए, एक हीनयान और एक हो गए महायान। महायान, महायान कौन हुए, जो भगवान बुद्ध को भगवान मान लिए, बुद्ध को भगवान मान लिए। और हीनयान कौन हुए, जो बुद्ध को भगवान नहीं माने। बुद्ध खुद कहे थे कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, ईश्वर जो है नहीं है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा को भी ये नहीं माने थे। तो जो बुद्ध के विचार से जो प्रभावित हुए, कहें कि नहीं ये बुद्ध को हम गुरु मानते हैं, उनके द्वारा कही गई बातों को, ठीक है ना, हम ये आदर्श मानते हैं, तो वो हीनयान माने। और जो महायान माने वो बुद्ध के मूर्ति बना करके उनका पूजा किए, यानी कि बुद्ध को भगवान मान लिए महायान वाले। तो हीनयान वाले क्या किए, उनके बुद्ध के जो रिलेटेड था बहुत सारे पुस्तक लिखा, ठीक है ना, ताकि बुद्ध का जो उनका विचार था, उनका उपदेश था, उसको संग्रह किया जाए। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु। कथा वस्तु, जिसमें भगवान महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा गया। कथा वस्तु में क्या है, जीवन चरित्र।
अनेक कथानकों के साथ वर्णन है। नहीं होता है कि जीवन चरित्र लिखो, उसमें बहुत सारा कथा लिख दिया, कहानी लिख दिया। चलिए दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन साहित्य, अब जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम, जिसका कोई गम नहीं। आगम, ठीक मान लीजिए, जैन साहित्य आगम, जिसका कोई गम नहीं, आगम। जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास को क्या कहते हैं? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, सूत्र मतलब क्या होता है? धर्म, यानी कल्प सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के कृत्यों का वर्णन है तथा अन्य समकालीन, महावीर के कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जब आप जैन ग्रंथ भगवती सूत्र पढ़िएगा ना, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसी में ने कहा गया था जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ही ना ये महाजनपद का उल्लेख मिला था, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, ठीक है ना। तो भगवती सूत्र जब पढ़िएगा तो महावीर के जीवन कृत का और अन्य समकालिक जो भी थे उस समय के समकालिक लोग, उनके संबंध का विवरण मिलता है। कहाँ पे? भगवती सूत्र। भगवती, महावीर के जैन धर्म था तो महावीर भगवान था, भगवती याद कर लीजिए। आगे चलिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। देखिए, नाम था अर्थशास्त्र, उनको क्या पता था कि बाद में अर्थशास्त्र जो है पैसा कौड़ी वाला हो जाएगा किताब, वो तो उस समय लिखे नाम अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र है क्या? तो राजनीति की पुस्तक है। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या राजनीति था, उस समय का कैसे राजनीति किया जाता था, उसी पर प्रकाश डाले हैं अर्थशास्त्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त, तो वही लिखे किताब। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र कितना अधिकरण में है? 15 अधिकरण, 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, खास करके राजनीतिक बुक है, ठीक है ना। मौर्यकालीन इतिहास यानी मौर्यकालीन कैसा इतिहास था, कैसा शासन व्यवस्था था, इसका एक अनुवाद भी हो गया, अनुवादक श्याम शास्त्री। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। अब जैसे उस समय तक जितना भी साहित्य था उसको क्रमबद्ध नहीं लिखा गया था, तो सबसे पहले प्रयास किया कल्हण ने। कहाँ पे? कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास कहाँ है? राजतरंगिणी। तो जब भी कश्मीर का इतिहास कोई बताता है तो राजतरंगिणी की किताब जरूर खोलेगा। जैसे अभी कश्मीर का बंटवारा हुआ, 2 केंद्रशासित प्रदेश बने, कश्मीर में 370 हटा, तो अगर आप कश्मीर का इतिहास पढ़ना चाहिएगा तो चल जाइए राजतरंगिणी पढ़ लीजिए, कश्मीर के इतिहास पूरा मिलेगा। उसी में जो है ना महाराजा कौन थे, ऋषि जो है कश्मीर में जिसके नाम पर पड़ा था कश्मीर, उस सब के बारे में मिल जाएगा आपको जानकारी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, यानी लेखक जो अली अहमद। अरब लोग जो सिंध विजय किए थे भारत में, अरब लोग ना, होता है कि हम लोग क्या है, अरब लोग जो आर्य, हम लोग आर्य है ना, तो अरब लोग जो आए और सिंध विजय किए, तो उसका यात्रा वृत्तांत जो है, विजय वृत्तांत जो है वह चचनामा में है। चचनामा ट्रिक कैसे बनाएगा? तो हम कहेंगे हमारे चचा के पास ना अरब रुपया है, और अली अहमद नाम ले रख दिए चचा के, अली अहमद। तो अली अहमद जो है लेखक है चचनामा के, उसमें अरब के सिंध विजय का वर्णन है। अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी 8 गो अध्याय, और इसके लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अब मान लीजिए 8 गो अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद पानी पी लीजिए। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास, अब बताइए मौर्य काल तो विष्णुगुप्त वाला किताब पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और मेगास्थनीज भी एक लिखे थे हिंदी का, उससे ही मौर्य काल के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले का इतिहास कैसे पता चलेगा? तो संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, उसी में पढ़ लीजिए। और मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, इसमें भी मौर्ययुगीन भी मिल जाता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। जब आप कात्यायन के गार्गी संहिता पढ़िए, गार्गी संहिता न होता है गागर में सागर, पूरा ज्योतिष ग्रंथ है ये। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर जो यूनान जो आक्रमण किया था उसका उल्लेख है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जब आप आगे पढ़िएगा तो जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो आए थे पुष्यमित्र शुंग वंश, तो उन्होंने यज्ञ किया हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए यज्ञ किए पुष्यमित्र शुंग, और अपना पुरोहित किसको रखे? पतंजलि को। पतंजलि क्या किए? इनके महाभाष्य में शुंग के इतिहास का पता चलता है। जब ये महाभाष्य लिखे तो उसमें शुंग के इतिहास का पता चलता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक टेसियस। टेसियस कौन था? यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध इसका विवरण जो है, भारत के संबंध में इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का न अविश्वसनीय है। इतना ना कहानियाँ लिख दिया आश्चर्य वाला जो विश्वास ही नहीं होता है टेसियस वाला। ये मस्त है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोट्स को। क्यों भाई? तो इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नाम लिखा। हिस्ट्री जो है हिस्टोरिका है ना, इसका किताब का नाम था हिस्टोरिका, इसी से कह दिया हिस्ट्री। हिस्टोरिका जब लिखा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, इसमें भारत फारस यानी ईरान को बोलते हैं फारस। ईरान के नीचे कौन खाड़ी है? फारस की खाड़ी। तो ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस है। तो फारस के संबंध में वर्णन है, भारत फारस के संबंध में। इसका वर्णन भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। फिर भी हिस्टोरिका जो पुस्तक है उसमें उसके आधार पर हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा गया। और इसमें वर्णन किस चीज़ का है? भारत और ईरान यानी कि फारस का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा हिस्टोरिका। अगला है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, सिकंदर का जल सेनापति था, आनेसिक्रिटस और अस्टिबुलस। इसका विवरण जो है अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ जो आया था निरियाकस, आनेसिक्रिटस नहीं आया था सिकंदर के समय, जिस समय आपको ये कौन था? घनानंद का शासन था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक लिखा इंडिका। इसमें मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में है। बहुत अच्छा लिखा था। जो ये विष्णुगुप्त थे जो अर्थशास्त्र लिखे, तो उनसे भी अच्छा लिखा ये इंडिका। इसमें मौर्ययुगीन, खास करके अगर समाज एवं संस्कृति के बारे में जानना है तो इंडिका में बहुत अच्छा था, मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है ना। इसने कहा था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है। भारत के जाति व्यवस्था को ये नहीं समझ पाया था। देखिए दोस्तों क्या हुआ कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो सिकंदर आया था उसका सेनापति था। तो जब सिकंदर चला गया यहाँ से 323 ईस्वी पूर्व में, तो ये सेल्यूकस निकेटर को दे दिया कि रहो तुम। अब सेल्यूकस निकेटर सोचा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य से अब तो थोड़ा देखते हैं कि घनानंद तो चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य आया, एक काम करते हैं इससे फरिया लेते हैं और फरिया कर जीतते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा, बेचारे हार गए। हार करके बेचारे अपना साम्राज्य भी गंवाना पड़ा। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो आप देख रहे हैं, एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपस और बहुत सारा था, तो ये सब जो है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है देना पड़ा उसको। बहुत सारे हाथी दिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या कहें सेल्यूकस निकेटर कि एक काम कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। लड़ाइया के बीच में कहते हैं कि एक काम कीजिए, हमारा एगो बेटी के शादी करना है। तो बेटी के शादी कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य से और कहें कि हम दहेज में जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान जो आज देख रहे हैं वो सब दहेज में मिला था। और कौन जीता? एक बिहारी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये जब जा रहे थे, जब बेटी नहीं आता है तो बेटी के साथ क्या होता है, कुछ आदमी अपना एक राजदूत भेज देता है। पहले प्रथा था कि बेटी के साथ एक आदमी भेज दीजिए। तो इस सेल्यूकस निकेटर गए थे कि जाइए देखिए मेरा बेटी का कैसा घर है, और खूब तारीफ करते थे। तो सेल्यूकस निकेटर क्या किए? यहाँ के समाज के बारे में, मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखे। अगला डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस अंतियोकस का राजदूत क्या था? डाइमेकस। और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। बिंदु अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। उसके दरबार में कौन आया? अंतियोकस का राजदूत डाइमेकस। डायोनिसियस कौन है? डायोनिसियस जो है मिस्र नरेश जो टॉलमी है, फिलाडेल्फस का राजदूत था। फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डाइमेकस। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में। यानी आप समझ गए ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, 3 को याद हो गया ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर, बिंदुसार के दरबार में आया था एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस, और तीसरा हो गया बिंदु अशोक। तो अशोक के दरबार में आया था डायोनिसियस, जो कि मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। आगे चलिए दोस्तों, टॉलमी कौन था? टॉलमी, ये इंपॉर्टेंट है। टॉलमी भारत का भूगोल लिखा। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। टॉलमी जो है 2वीं शताब्दी में आया था और भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी कौन था? प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री,
नेचुरल मतलब नेचर, नेचर में क्या है, पौधा है, तो पौधा से याद कर लिए प्लिनी। प्लिनी क्या लिखा, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। इसमें भारतीय पशु के बारे में, पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा से प्लिनी याद रखिए, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत एवं के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं फाहियान। एक बार याद रखिएगा, फाहियान पढ़ने नहीं आया था, वो बौद्ध पांडुलिपि संग्रहित करने आया था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है ना, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसने अपने विवरणों में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा कि सुखी है, समृद्ध है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा, हेनसांग 14 वर्ष तक। इसके साथ ही फाहियान जो है 14 वर्ष रहा है। इसके साथ ही हेनसांग भी देख लेते हैं, ठीक ना, अच्छा रहेगा। ये दोनों बहुत फेमस है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हुएनसांग। कैसे याद होगा, हर्ष माने खुशी, कब बढ़ जाता है, जब हम गाना गाते हैं। हुएन सॉन्ग, हुएन माने जब, हुएन माने जब हम गाना गाते हैं तो हमारा खुशी बढ़ जाता है। हर्षवर्धन के समय कौन आया था, हुएनसांग भारत आया था। हुएनसांग जो है 629 ईस्वी पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कहाँ पहुँचा, कपिसा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 में चला गया। 629 में जब 16 जोड़िएगा तो 645 होता है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा काट दीजिए, मान लीजिए 629 में लेट से आया होगा और 645 के शुरू में चल गया, तो याद रखिए 15 वर्ष। रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास किए थे, ये 15 वर्ष रहा था। चीन लौट गया, 14 वर्ष तो रहा था ना फाहियान, 15 वर्ष तक ठहर कर। इसका पूछता है कब से कब तक, 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में चला गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, देखिए ये हेनसांग जो है अध्ययन करने भी आया था और बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करने के लिए भी आया था, और फाहियान सिर्फ बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सी यू की नामक पुस्तक नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। यह कितना देश के भ्रमण किया था, 138 देश का भ्रमण किया था। बताइए 138 देश का, जिसमें भारत भी आया। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था, शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का ही पूजन किया। बताइए, बुद्ध के प्रतिमा और शिव और सूर्य के प्रतिमा का पूजन किया था चीनी यात्री हेनसांग, और 138 देशों का भ्रमण किया। हेनसांग को कहा जाता था यात्रियों में राजकुमार। हम सोना चांदी पहले रहता था और लोग छीन लेता था, तो कहता था कि राजकुमार की तरह रह रहा है, यात्रियों में राजकुमार। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे, शीलभद्र, याद रखिएगा शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन के लिए। तो हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। 15 वर्ष रहा, ठीक है ना, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फेमस किस लिए हो जाता है, इसके समय ना एक मतलब अथी हुआ था, मतलब इसको 5वां बौद्ध संगीति भी कहा था, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना हर्षवर्धन उसको हेड बना दिया था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक बार बीच में जो छूट गया संजूगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। संजूगन सब बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ लेने के लिए आया था जी। अगला चलिए इत्सिंग जो है यह 7वीं शताब्दी के अंत में आया था भारत। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, सब नालंदा विश्वविद्यालय से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब चलिए अरबी लेखक अलबरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था ना, तो कौन आया था, अलबरूनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति था किताब उल हिंद तहकीक हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। जिसको क्या लिखा है, वो किताब उल हिंद तहकीक हिंद। अलबरूनी, अलबल बोलता है, रे भारत की खोज करता है तू, भारत कभी भुलाल था का, अलबल बोलता है अलबरूनी। ठीक मान लीजिए अलबल बोलता है, गजनवी के साथ आया है। गजनवी तो और सोमनाथ मंदिर लूटता है, और उसी के साथ तुम आता है, मोहम्मद गजनवी के साथ।
अरबल बोलता है कि भारत के खोज किए हैं। वैसे आया था पुर्तगाली लोग, कहता है कि भारत के खोज किए। अरे भारत के थोड़ी खोज किया, पुर्तगाली लोग जो वास्को डी गामा था वो भारत के समुद्री मार्ग का ना खोज किया, और यहो बोलता है कि हम भारत के खोज किए। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया मतलब मिट्टी होता है, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, बताइए भार तौल, मापन विधि मस्त है, मूर्तिकला, कानून मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर जानते हैं 80 अध्यायों में विभाजित किया था इसने। राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आगे चलते हैं इब्न बतूता, इसका मस्त है इब्न बतूता, रेहला पुस्तक लिखा था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा उसके रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। देखिए रेहला जो पुस्तक है ना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करता था, रक्त पिपासु, जब वो मरा था तो कहता कि अंत जनता को इससे छुटकारा मिला और इसको जनता से स्वप्नशील रक्त पिपासु कहा जाता था। एक तो वो ऐसा कारनामा करता था, और उसी कारनामा को जो है इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया और रेहला पुस्तक लिखा कि लिखो। तो जब रेहला पुस्तक पढ़ेगा ना आपको हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। जैसे कहा था कि आज राजधानी चेंज करते हैं दिल्ली से दौलताबाद, तो आज का हुआ राजधानी चेंज करते हैं, कहते द्वाब में कर लगा देते हैं। तो ये सब किताब अपना लिख दिया कि चलो भाई नौटंकी कर ही रहा है, हम भी थोड़ा किताब लिख देते हैं। जबकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था बहुत विद्वान था, ठीक है, लेकिन बेचारा के दिमाग खराब था। ये सांकेतिक मुद्रा चलाया। आजकल जो है सोना चांदी का सिक्का अगर चलाता है उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो रुपया जो चलता है, मान लीजिए कि नोट जो चलता है वो क्या है, सिग्नेचर पर वैल्यू है। तो उसी तरह से सांकेतिक मुद्रा था, एक्चुअल में उसका वैल्यू उतना नहीं था, वो सांकेतिक था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अन्य लेखक है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था, तारानाथ तिब्बती। इसने क्या किया, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इससे क्या मिलता है, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। अगला चलिए, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा आया था। पांड्य देश की यात्रा पर आया था कौन, मार्को पोलो। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्य देश, मान लीजिए मार के ठीक कर दिया, पांड्य वाला पांड्य देश जो है मार के ठीक कर दिया, ठीक है ना, मार्को पोलो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग को किताब वाला तो सब हो गया, अब चलिए खुदाई से जो पुरातत्व मिला उससे क्या जानकारी मिला। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह कौन है, कनिंघम। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई यानी कि एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। बोगाज कोई से क्या मिलता है, एशिया माइनर, जो उससे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के, जो कि नासत्य के मतलब होता है अश्विनी कुमार। और पुरातत्व के पितामह कौन है, एलेक्जेंडर कनिंघम। यही घोड़ा दौड़ाया था और सिंधु सभ्यता की खोज किया था, पूरा नाप दिया चारों तरफ से। कनिंघम क्या किया, घोड़ा दौड़ा करके कहा कि इतना दूर में सिंधु सभ्यता है, कनिंघम। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। क्या हुआ कि मौर्य वंश के बाद क्या आया था, शुंग वंश, और शुंग वंश में ही अंतिम में आया था एक भागवत पुराण, माने भागवत धर्म आया था, भागवत। तो क्या हुआ, उसमें कौन आया था, एक हेलियोडोरस। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है, हेलियोडोरस। ना होता है कि हिलते रहता है झंडा, हेलियोडोरस, झंडा हिलते रहता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, यवन का जो राजदूत आया था, यूनान का राजदूत हेलियोडोरस, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। विदिशा, बेसनगर में जो विदिशा है, बेसनगर या विदिशा कहिए उसको। गरुड़ किसका वाहन है बताइए, विष्णु जी का। तो विष्णु जी का झंडा जो है हिलते रहता है, हेलियोडोरस, झंडा हिलते रहता है, भागवत धर्म का प्रचार होते रहता है। भागवत में किस धर्म के हैं, विष्णु जी के, भगवान विष्णु का धर्म है भागवत धर्म, ठीक है ना। तो विदिशा गरुड़ स्तंभ। चलिए अगर देखते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है।
अगर पूछा जाए कि अगर आपको कोई ऐसा पुरातत्व मिला है जिसमें भारतवर्ष का जिक्र है, तो हाँ, हाथी गुफा से मिला है। हाथी गुफा भारतवर्ष का जिक्र है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सौगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी कौन देता है? सौगौरा, ठीक है ना। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का उल्लेख है। बहुत अच्छा है भाई। सौगौरा अभिलेख में कहा क्या गया है कि संकट काल में खाद्यान्न जो है सुरक्षित रखना चाहिए संकट काल के लिए। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। याद कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए, हून मतलब होता है घून, ठीक मान लीजिए कि हून मतलब घून, और घून जो होता है ना, जब गेहूं के खाता है ना तो पूरा भीतर तक चल जाता है। तो हून के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो हून क्या करता है? गुप्त रूप से घून में घुस जाता है। घून जो है गेहूं में घुस जाता है और उसको भीतर से खोखला कर देता है। और गुप्त रूप से यानी स्कंदगुप्त के समय हून आक्रमण खूब हुए थे। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी कहाँ मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। शासक कौन थे? भानुगुप्त। जब भानुगुप्त मरे थे तो उनको शासक थे भानुगुप्त, ठीक ना। तो क्या हुआ कि एरन अभिलेख में क्या मिला है? सती प्रथा। देखिए, याद कैसे करिएगा। आयरन को हम लोग स्त्री भी बोलते हैं ना, बोलते हैं आयरन। जब कहते हैं आयरन दे दीजिए तो आयरन को क्या बोलते हैं? स्त्री। तो स्त्री से सती याद रखिए। आयरन मतलब एरन अभिलेख। भानुगुप्त शासक कौन थे? भानुगुप्त। तो पत्नी को क्या किया गया? जब मर गए थे तो उनके पत्नी को क्या कहा गया था? सती बना दिया गया था। एरन अभिलेख कैसे याद कीजिएगा? आयरन मतलब स्त्री होता है। आयरन ना बोलते, आयरन कर दीजिए, स्त्री कर दीजिए। तो स्त्री से सती याद रखिए। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किसमें लिखा गया है? तो अभिलेख के आधार पर। सातवाहन दक्षिण भारत में थे। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ मिलती है? मंदसौर अभिलेख से होती है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम मतलब गर्तावास यानी गड्ढों का घर का साक्ष्य मिलता है। यानी बुर्ज होम से क्या मिलता है? गड्ढों का घर। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी होता था। वाह वाह वाह। बुर्ज होम यानी बुजुर्ग लोग का घर। बुजुर्ग लोग का घर, ठीक मान लीजिए। बुर्ज होम से क्या मिला है? गड्ढा के घर मिला है। तो बुजुर्ग लोग के काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से कश्मीर में बुर्ज होम में गड्ढा के घर मिला और नीचे जो है सीढ़ी भी बना हुआ था। प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का कहते हैं। आहा, जब आपको मान लीजिए कि प्राचीनतम सिक्का मिल जाएगा तो आहा मस्त सिक्का मिला है, कोई को नहीं दिखाएंगे। और कहिएगा कोई को नहीं दिखाएंगे, सबको दिखाते चलिएगा। आहा अच्छा से रखेंगे इसको। प्राचीनतम सिक्का को क्या कहता है? आहत सिक्का। और इसी को साहित्य में क्या कहा गया? कपारसन। कपारसन, कपार पे रख लीजिए, कपारसन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। वाह वाह वाह। सिक्का पर लेख लिखे, सिक्का है ना, सिक्का पर इसी पर कुछ लिख दीजिए। भारत माता कुछ भी लिख दीजिए, भारत रुपया, ये सब लिख दीजिए। तो सिक्का पर लेख लिखने का सबसे पहले काम कौन किया? यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब जब समुद्रगुप्त का एक मिला सिक्का पर तो लेख सबसे पहले लिखा यवन शासक, और समुद्रगुप्त के सिक्का जब देखा ना उस पर बीना बजाता हुआ था। समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए थे, कहा कि वो बीना बजा रहे हैं, का मतलब है कि संगीत प्रेमी है। स से समुद्रगुप्त, स से संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त समुद्र में बैठ कर के आराम से संगीत सुन रहे हैं, बीना बजा रहे हैं। अगला है अरिकमेडु, पुदुचेरी के निकट है अरिकमेडु, उससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध किससे थे? बर्मा को बोला जाता है स्वर्ण भूमि यानी सोना का भूमि। म्यांमार का ही ना नाम है बर्मा। स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार है। मलाया द्वीप, मलाया का मतलब स्वर्ण द्वीप, बर्मा मतलब स्वर्ण भूमि, मलाया मतलब स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया मतलब कंबोज, जावा मतलब यव द्वीप स्थापित हुए। सर्वप्रथम भारत के संबंध किससे स्थापित हुए? तो म्यांमार से। भारत के पूर्व में कौन है? म्यांमार है, ठीक है ना। तो उससे संबंध स्थापित हुए, जिसको बोला जाता था स्वर्ण भूमि, यानी सोना का भूमि है। बारे बाबा। मलाया मतलब स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया मतलब कंपोज, जावा इंडोनेशिया में जावा है ना, नीचे इंडोनेशिया,
यब द्वीप कहा जाता था। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता था? जावा को यब द्वीप। और कंबोडिया कंबोज, मलाया स्वर्ण द्वीप। आइए दोस्तों, अब आपको हम महत्वपूर्ण अभिलेख जो है बहुत सुंदर तरीके से याद कराते हैं। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, कलिंग राजा खारबेल। कैसे याद होगा? हाथी जो है ना बेल खा रहा है। हाथी जो है कलिंग में जाकर के क्या खा रहा है? बेल खा रहा है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारबेल। खाओ बेल भाई हाथी। जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। कैसे याद होगा? तो देखिए, जूनागढ़, कहिए ना कि हमको बहुत जुनून है किसका पूजा करने के लिए? भगवान शिव का। शिव को रुद्र भी बोलते हैं, रुद्र अवतार। रुद्र के दामन में यानी रुद्र के चरण में जो है हमको पूजा करना है, बहुत जुनून है। जूनागढ़ रुद्र दामन। अगला देखते हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख कौन है? गौतमी बलसरी। गौतमी बलश्री। देखिए, ऐसे भी बल के मात्रक न्यूटन होता है, उससे भी याद कर सकते हैं। दूसरा, जिसके पास बल होता है, जिसके पास बल होता है वो किसी का भी नाश कर सकता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। देखिए, एगो आदमी था ना, वो क्या कर रहा था? समुद्र में चल गया, और स्तंभ मतलब क्या होता है? खंभा। तो खंभा गाड़ दिया वहीं पे, और प्रयोग कर रहा है खंभा से ऐसे ऐसे लिख लिख करके। तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। समुद्र में गुप्त रूप से, अब समुद्र में खंभा गाड़िएगा तो कोई समुद्र का था ही नहीं है, प्रयोग करते रहिए। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ठीक है ना, समुद्र में प्रयोग कर रहा था इस समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग से प्रयोग याद रखिए। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। कैसे याद करेंगे? अब बताइए, हंसी लगेगा आपको सुन करके। कोई मान लीजिए कहीं पे होल करना है होल करना है, तो क्या कीजिएगा? इसको पुल कीजिएगा कि पुश कीजिएगा? ये बुड़बक जो है पुल कर रहा था, कह रहा था कि पुलकेशिन द्वितीय। 2 बार पुल किया, नहीं होल हुआ। तब एगो समझाया आदमी आकर के, रे भाई पुल काहे कर रहे हो? पुश ना करोगे तब ना होल होगा। ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा। ये होल अभिलेख, होल करना है तो पुल मत करो, पुश करो। पुलकेशिन द्वितीय, 2 बार बेचारा पुल कर दिया। अगला है मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन। क्या हुआ कि यशो बर्मन यानी यश बढ़ाने के लिए क्या हुआ? मंदसौर मतलब मंद जो है अपना शौर्य बढ़ाएं, शौर्य यश बढ़ा। मंदसौर, सौर से याद रखिए शौर्य, अपना वीरता जो है बढ़ाएं, तभी जाकर मालवा नरेश का यश बढ़ा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन। अगला ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। हम याद किए थे ग्वार के भोज, ग्वार के भोज। अगला चलते हैं दोस्तों, ट्रिक के तौर पर देखिएगा, सीरियस मत लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। अब बताइए, भित्री है, भित्री मतलब अंदर में, तो भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। अब बताइए, कोई आदमी गुप्त रूप से अंदर आ गया है, भीतर आ गया है, तो क्या कहेंगे? भाई भित्री कहाँ आ गए? जाओ बाहर गढ़ो, बाहर भागो। तो भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था खूब, तो भित्री स्तंभ लेख ना बोले थे कि हुन जो है क्या करता है? घून के तरह, माने हुन है जो क्या है? घून के तरह घुस गया और पूरा गुप्ते साम्राज्य के खत्म कर दिया। और स्कंद गुप्त के समय हुन के आक्रमण शुरू हुआ था, समझे ना, और पूरा गुप्त को ही खत्म कर दिया। ये हुन बर्बर जाति के था, तो याद रखिएगा क्या करता था? घून गेहूं के भीतर में घुस गया और उसको भीतरे भीतरे खोखला कर दिया। तो याद रखिएगा, भित्री स्तंभ लेख कौन है? स्कंद गुप्त, गुप्त रूप से स्कंद गुप्त, याद रखिएगा। घून जो है गेहूं को खोखला कर दिया। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अब बताइए, पापड़ लेना है, देव के देवता पर चढ़ाने के लिए पापड़ लेना है, तो विजय से लीजिए। किससे लीजिए? बंगाल शासक विजय से। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे अच्छा से याद हो जाए। हाथी गुफा, हाथी जितना बेल खाए खाओ, तो खारबेल हो गया, कलिंग राजा खारबेल। जूनागढ़, जुनून है, रुद्रदामन है, रुद्र यानी रुद्राभिषेक करने का, रुद्र का सेवा करने का। नासिक, जो नशा में चलता है, क्या होता है? बहुत बल रहता है, वो किसी को नाश कर देता है। प्रयाग, प्रयोग कर रहा था कहाँ पे? समुंदर में। ये होल कहाँ कर रहा था? पुल करके, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर, मंद अपना क्या कर रहा था? शौर्य बढ़ा रहा था। क्यों भाई? तो उसको यश बढ़ाना था। ग्वालियर यानी ग्वार के भोज नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी स्तंभ लेख यानी गेहूं के भीतर में कौन घुस जाता है? घून यानी हुन जो है, हुन का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय में, तो ये स्कंद गुप्त के समय लिखा गया भीतरी स्तंभ लेख। देवपारा,
तो अगर देव को चढ़ाने के लिए पापड़ लेना है तो विजय से लीजिए, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है ईपीग्राफी। ईपीग्राफी ये वो ग्राफ है, ग्राफ बनाइए, ग्राफ मतलब होता है अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी। ईपीग्राफी अभिलेखों का अध्ययन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। कैसे याद होगा ये बताइए। देखिए, नॉर्थ यानी उत्तर होता है तो नॉर्थ में नागर और दक्षिण में द्रविड़। नॉर्थ में नागर और दक्षिण में द्रविड़, ट्रिक बना लीजिए। नॉर्थ में नागर, उसमें इंग्लिश से याद कीजिए, नॉर्थ में नागर और दक्षिण में द्रविड़। दक्षिण भारत में द्रविड़, नॉर्थ में नागर। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इसको बेसर शैली कहे। अब बीच वाला मान लीजिए कि भारत है, ये भारत है, ठीक है ना, और भारत है तो ऊपर वाला तो हो गया नागर, नॉर्थ में नागर, और साउथ में हो गया, साउथ में क्या हो गया बताइए, यानी साउथ नहीं याद करना, दक्षिण याद करना, दक्षिण से द्रविड़। तो अब पूछेगा कि बीच में, तो बीच में दोनों का मिक्स होगा ना, बीच में दोनों का मिक्स, तो बीच से याद कर लिए बेसर, यानी कि दोनों में बेसन है, यानी दोनों को मिला दीजिए। इसमें नागर का भी प्रभाव पड़ेगा और द्रविड़ का भी। बीच में बेसर, बीच में क्या है बेसर, यानी दोनों के मिक्सचर है। इसमें नागर का भी प्रभाव है और द्रविड़ का भी है, तो इसीलिए कहा गया कि बीच वाला, यानी कि क्या कहा गया, दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और बेसर दोनों का है संगम, इसलिए इसको कहा गया नागर और द्रविड़ दोनों का संगम है, दोनों शैली का प्रभाव है, इसलिए इसको कहा गया मिक्सचर यानी कि बेसर। पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मंदिर जो है, मुख्य मंदिर जो है 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव के मंदिर, ठीक ना, कंदरिया महादेव ये होगा। कंदरिया महादेव कहाँ है, खजुराहो में है। कंदरिया महादेव खजुराहो में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर मिलता जुलता है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। कलिंग कहाँ था, उड़ीसा में था, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में, देवगढ़ दशावतार मंदिर, 10 है देवगढ़, 10 है दशावतार मंदिर। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, एमपी में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंग कहाँ है, कलिंग उड़ीसा में है, तो लिंगराज भुवनेश्वर में। 10 अवतार देवगढ़ में, देवगढ़ कहाँ है, यूपी में। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पंचायती करना है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि पंचायती में 5 गो पंच चाहिए। तो जब ना भगवानों के पंचायतन शैली चलता है, एगो मुख्य मंदिर हो गया और उसके बगल में 4 कम से कम मंदिर होना चाहिए, 4 अलग अलग मंदिर होना चाहिए, 1 2 3 4, माने कि एक मंदिर के बगल में 4 मंदिर होना चाहिए, तब पंचायती हो गया ना एक तरह से। तो भगवान के पंचायतन शैली, एक मुख्य मंदिर हो गया, बाद बाकी 4 जो है अगल बगल में होगा, तो उसको कहेंगे पंचायतन शैली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। देखिए, एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आध ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में हो गया कि न लिखल गया, लिखले नहीं गया, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक मतलब जो लिखा ही नहीं गया कुछ। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि पुरातत्व के आधार पर जो है अध्ययन करते हैं। आध ऐतिहासिक मतलब आधा है, आधा क्या है जी, तो लिखल गया है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, लिखल गया है, ऐसा न लिखा कि पढ़ ले नहीं जाया। और ऐतिहासिक जिसमें लिखल गया है और पढ़ भी सकते हैं, ऐतिहासिक हो गया। यानी इतिहास किसको कहेंगे, ऐतिहासिक घटना जिसमें लिखल गया और पढ़े तभी तो जाने ना इतिहास। अब लिखल गया पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आध ऐतिहासिक। जैसे सिंधु सभ्यता है, क्या है, आध ऐतिहासिक है, भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया था
अब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आध ऐतिहासिक हो गया। ऐतिहासिक किसको बोलेंगे? जिसको पढ़ सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक जिसमें न लिखा गया, जिसमें लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे क्या? तो उसमें पुरातत्व से अध्ययन से करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये क्या है? संस्कृति और बर्तन है। मालवा में काला एवं लाल। मालवा संस्कृति में क्या है? काला एवं लाल। बुर्जहोम से धूसर, जोखे से लाल, दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। चलिए आगे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, बोले थे ना आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब उस काल को कहते हैं ना आद्य ऐतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बावजूद पढ़े नहीं जा सके, मतलब आधे रह गया, लिखाया लेकिन पढ़ाया नहीं, और न लिखाइबे किया और न पढ़ाइबे किया। जब लिखले नहीं तो पढ़ाया क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल। और लिखाया और पढ़ाया तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। चलिए, ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश जो है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। देखिए ज्ञानी मानव कैसे कहेंगे हम? जैसे ज्ञानी मानव है ना, तो कुछ चित्र उत्र बनाने लगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में चित्र बना, गुफा चित्र मिलता है, तो बैठेगा आदमी तो कुछ कुछ चित्र बना रहा है, तो कहा कि ओ इसमें थोड़ा सा ज्ञान है। तो ज्ञानी मानव के विकास जो है आज से 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व माना जाता है। चलिए, पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। अब शिकार भी कर रहे हैं, मनोरंजन का भी काम हो रहा है। यानी पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल में 3 गो होता है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो पूर्व पाषाण में क्या था? लोग घुमंतु जीवन जीते थे, ठीक ना, खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है कि जो खाना मिला खा लो, बस खाने से खाली मतलब है और कुछ तो है नहीं, मतलब घूमते रहो, खाना मिला खा लो, पेट भरने से मतलब है। तो खाना बदोश थे, लोग शिकार पर पूरा तरह से निर्भर रहते थे, ठीक ना, और मनोरंजन भी उसी से कर लेते थे। आगे चलते हैं। आग का आविष्कार। पूर्व पाषाण, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। यानी पूरा पाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? आग। मान लीजिए कहीं पे, मान लीजिए जंगल था और वहाँ पे क्या हुआ? कोई बांस में बांस टकराया, फिर पत्थर में पत्थर टकराया तो आग लग गया, तो लोग डर के भागने लगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा जानवर है, डर के भागने लगे। जब बहुत देर बाद आए ना तो देखे कि उसमें कुछ पक्षी लोग मरे हुए हैं, कुछ जानवर मरे हुए हैं। जब आग में पका मीट खाए तो बहुत स्वादिष्ट लगा कि होता कैसे है। तो धीरे धीरे वो लोग जाने कि नहीं, पत्थर में पत्थर टकराइए, ये कोई राक्षस नहीं है, ये आग है और इसको हम लोग बना सकते हैं, मतलब पत्थर में पत्थर टकरा करके। तो पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा खोज क्या हुआ? आग का आविष्कार। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। देखिए सबसे पहले तो आग खोजा गया, और पहिया जैसे कृषि होगा, कृषि का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ था। और कृषि का जो भी होगा, कृषि उत्पादन वो कैसे लाएगा एक जगह से दूसरे जगह? तो एक पहिया बनाया गया लकड़ी का, लकड़ी क्या, लोहे पत्थर का भी बना दिया होगा, तो एक पहिया बना दिया और उस पर इसमें लाद करके अपना ले जाइए कहीं भी अन्न जो है। तो पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि का भी आविष्कार हुआ था, पता ही है आपको। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, सबसे पहले आग का आविष्कार, और बाद में नव पाषाण में। नव मतलब नया पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर युग हो जाता है ना। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। जैसे जब खेती करने लगा आदमी, तो खेती कीजिएगा तो एक जगह रह करके खेत देखना भी तो पड़ेगा। मान लिया खेती करके कहीं और चल गए, कोई और काट लेगा फसल, कोई और खा जाएगा। तो इसलिए अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आया? नव पाषाण काल में। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता आज भी जो देखते हैं कि सबसे वफादार जानवर कुत्ता, तो उन लोग भी जानते थे कि कुत्ता जो है सबसे अच्छा है, इसलिए कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया? लाइका नामक कुतिया। तो कुत्ता जो है सबसे पहले गया अंतरिक्ष में, और कुत्ता जो है बहुत वफादार होता है। तो नव पाषाण काल में सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ता को। अब चलते हैं दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अब पहले तो पत्थर को लोग यूज करते थे, तो धातु में सबसे पहले क्या किया? तांबा धातु का यूज किया। और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ऐसे तो लोग पत्थर के औजार बनाते ही थे, लेकिन जब तांबा एक खोज हुआ ना, तो कहा कि तांबा से वो औजार बनाते हैं। थोड़ा पत्थर के पूरा था, अंतिम में वो तांबा के लगा दिया नुकीला चीज़, तो कुल्हाड़ी जो है बना दिया। प्राप्ति स्थल जो है और अति पर कम
अतिरंपकम। मनुष्य द्वारा पहला औजार कौन बना था? कुल्हाड़ी। पहला धातु तांबा। कृषि का आविष्कार जो है बताए थे, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल है, एवं जौ जो है सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम क्या खाया? चावल खाया। लेकिन पहला खोज किसका हुआ? गेहूं का। और कहाँ से मिला? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, पश्चिमी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। लेकिन आज जो है लोहरा देव जो यूपी में खोजा गया है उसमें कहा गया कि सबसे साक्ष्य जो है अधिक पुराना साक्ष्य लोहरा देव से मिला है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा से चावल का, कैसे याद होगा? कोल्डिहवा। अब देखिए चावल जो है हम लोग क्या करते हैं? उबालते हैं। चावल को क्या करते हैं? उबालते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं। तो कहिए कि चावल को ना धान को उबाल दिए और उसको कोल्ड स्टोर में रख दिए, कोल्डिहवा, ठंडा कर दिए, तो धान से क्या हो जाएगा? चावल निकल जाएगा। तो कोल्डिहवा से मिला चावल और मेहरगढ़ से गेहूँ। मेहरगढ़ तो गेहूँ, मेहरगढ़ से गेहूँ। पहले लोग क्या करते थे ना कि एगो बीच में मेहा डाल देते थे, ठीक ना, चारों तरफ बैल को घुमाते थे और गेहूं को दौनी करते थे। तो मेहा से याद रखिए, ये बीच में डाल दिया, बैल को घुमाते थे चारों तरफ, और इसमें बीच में जो है गेहूं जो है रख देते थे, अपना गेहूं दौनी होता था। अब ना मशीन आ गया है, तो मेहा से याद रखिए, मेहरगढ़ से गेहूँ मिला। और चावल को क्या करना है? उबाल करके कोल्ड कर देना है। तो कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पल्लाबरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। पल्लाबरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर। अब बताइए, शुरू में तो पत्थर था ना, तो अधिकांश औजार किससे बने? पत्थर से। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट, कैसे याद होगा? देखिए ये जो था ना, एगो रॉबर्ट ब्रूस फुट, अभी जैसे मान लीजिए एगो फुट में ना अपना पैर में, ये रॉबर्टवा था, ये अपना पैर में ना ब्रश लगैले था, ठीक ना। ब्रूस फुट माने पैर, ठीक बना लीजिए कि रॉबर्टवा जो था ना अपना पैर में ब्रश लगैले था और जा रहा था। क्या हुआ? अचानक एगो औजार इसको पैर से टकराया, ब्रशवा टूट गया। तो कह रहा है कि रे हम तो एगो औजार के खोज कर दिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या किया? सबसे पहला औजार के खोज किया। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। सबसे प्राचीनतम नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। कहता है कि मोहनजोदड़ो मृतक के टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिवन जो है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपी है, माने मानव जैसा दिखने वाला कपी जो है असम का श्वेत भ्रू गिवन। इनाम गांव क्या है? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। अगर आपसे पूछे कि पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? तांबा। जब तांबा का खोज हुआ ना तो काल आया ताम्रपाषाण काल। जब तांबा से अधिक औजार बनने लगे तो एक युग नया आ गया, ताम्रपाषाण युग। तो इसी को कहा गया ताम्रपाषाण काल। तो इसका बस्ती कहाँ था? इनाम गांव। मान लीजिए कोई तांबा का खोज किया तो उसको इनाम दे दीजिए, इनाम गांव। इसका संबंध जोरबे संस्कृति से है। अब तांबा जो है जोड़ दिया सब संस्कृति को, जोरबे संस्कृति। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालिक के जो पहाड़ी था उससे क्या मिला? जीवाश्म के प्रमाण। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बताए थे ना कि ज्ञानी मानव मतलब कुछ चित्र बना रहा है, तो भीमबेटका जो है शैल चित्र का मतलब क्या होता है? शैल मतलब होता है पत्थर, यानी गुफा पर जो है, गुफा जो पत्थर का बना हुआ था, गुफाओं के शैल चित्र। एक बार याद रखिएगा, भीमबेटका क्या है? गुफा, यानी गुफा में जो पत्थर पर जो चित्र बना, एकदम दर्पण बहुत पॉलिश था, पत्थर पर चित्र बना था। तो गुफाओं पर जो है चित्र बना, शैल चित्र कहाँ मिला है? भीमबेटका में। मान लीजिए भीम जो है ना थे महाभारत में, भीम जो है गुफा में घुस गए और गुफा पर चित्र बना रहे हैं, ट्रिक बना लीजिए। और कहाँ पे है भीमबेटका? एमपी में ना है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है।
मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा, गुजरात से जो गुजरती है नर्मदा घाटी में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। कौन था? रिजले प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का क्या किया? प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।